क्विक रिपीट कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने आप लोगों को नॉर्मली बताया था यदि किसी सेंटेंस में कोई वर्ब लिखा हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं खेल रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पहले तो है था गा से आपको पता चलेगा और वहाँ से आप उसको जितना भी वर्ब मिले उसको कितने भागों में बांट लीजिए, 3 भागों में। बस एक क्विक रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये आपका एक्शन होगा, ये आपका स्टेट होगा और ये आपका टाइम होगा, और ये ही दोनों मिलके आपको ये बताएंगे कि आपका सेंटेंस जो है वो किस टेंस में है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप इंग्लिश वाले में चले जाइए कि उस टेंस को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। ये था आपको क्या बता रहा है, पास्ट। रहा आपको क्या बता रहा है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब आ जाइए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जरा सोचिए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इंग्लिश में वर्ब कैसा लिखा होता है, वॉज वर प्लस V4, यही होता है ना। यानी मुझे इस पूरे वर्ब को इस फॉर्मेट में लिख देना है। ठीक, तो मैंने क्या बताया था, इसीलिए कि हिंदी में याद कीजिए, इंग्लिश वाले को भी याद रखिए, और जैसे ही पहचानिए उसको इंग्लिश में क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। अब जरा बताइए खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। तो पहले लिखेंगे वॉज या वर, और फिर इसके बाद प्ले का V4 क्या होता है, ING जोड़ देंगे ना। यानी कि इस सेंटेंस में अब आइए आई लगाएंगे, आई के साथ क्या लगता है, वॉज, तो वर हटा देंगे, आई वॉज प्लेइंग। ये एक सिंपल तरीका है जिससे हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, सेंटेंस का वर्ब देख के उसका टेंस पता लगा सकते हैं और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा पहला स्टेप था। पहला स्टेप हम लोगों ने क्या सीखा, क्रिया पता लगाइए। इसमें एक चीज़ और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है वो देखिए। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि आपको जो भी वाक्य मिलेंगे बनाने के लिए वो अकेले सिंगल वाक्य होंगे, वो मल्टीपल वाक्य भी तो हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ऐसे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल में, भारत, ध्यान से देखिएगा, भारत 1947 में आज़ाद हुआ। ये एक वाक्य हो सकता है ना, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन इसका संविधान हाँ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये लिख सकते हैं हम लोग। चलिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तब से यह एक लोकतांत्रिक देश है। तब से यह क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। चलिए मैं इसको भी यहीं पे फिनिश करता हूँ, फिर मैं इसको दिखाऊंगा इसको आगे भी बड़ा करके। अब आप जरा गौर कीजिए, इतने बड़े सेंटेंस में आप ये अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कि एक्चुअली सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। देखिए हम लोगों को हमेशा एक छोटा वाक्य ही नहीं मिलता है ट्रांसलेट करने के लिए। वर्ड ऑर्डर हर जगह लागू होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा टेक्निकल जानकारी होना चाहिए। वो टेक्निकल जानकारी क्या है, देखिए सेंटेंस फिनिश कैसे होते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस फुल स्टॉप से फिनिश होते हैं और हिंदी में सेंटेंस ये खड़ी पाई से फिनिश होते हैं। क्वेश्चन होता है तो दोनों में क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बस केवल एक स्टेप का फ़र्क होता है। तो मुझे किसी भी स्थिति में, चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस हो चाहे हिंदी का सेंटेंस हो, मुझे इनको खोजना जरूरी है। समझ में आई ना बात? क्यों खोजना जरूरी है? क्योंकि हम 3 चीज़ों के बारे में पहले जानते हैं, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है जी, ग्रुप ऑफ वर्ड। क्लॉज भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। और एक सेंटेंस भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, तीनों में एक चीज़ और कॉमन है, तीनों कोई ना कोई मीनिंग देते हैं, उनका अपना अपना एक सेंस होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, लेकिन क्लॉज और सेंटेंस दोनों में तो सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो अगर फ्रेज को मैं इस आधार पर उस ग्रुप से बाहर कर दूं कि तुम्हारा अपना कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तुम वाक्य में श्रेणी में नहीं आओगे, लेकिन मैं क्लॉज और सेंटेंस में कैसे डिफ्रेंशिएट करूंगा? तो मैं आपको बता दूं एकदम बेसिक सबसे बड़ी बात कि क्लॉज कभी फुल स्टॉप से ख़त्म नहीं होंगे और सेंटेंस हमेशा किससे ख़त्म होगा? बिल्कुल,
एक क्लॉज में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो सकता है, जबकि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और वर्ब हो सकते हैं। और एक सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट वर्ब होंगे उतने क्लॉज में होंगे, उतने क्या होंगे, क्लॉज होंगे। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और समझिए, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है कंजंक्शन का, जो मैं आपको बता रहा था ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने वर्ड ऑर्डर में मैंने 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस नहीं किया था, दैट इज कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने बोला था ना कि मैं इसी में आ जाऊँगा। जैसे देखिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, या यूँ कहिए एक वर्ब, जितने वर्ब होते हैं उससे एक कम कंजंक्शन होता है, वर्ब -1। आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्ब -1। अगर एक वर्ब है तो एक में से एक घटाएंगे, कितना आएगा, 0। यदि 2 वर्ब हैं, 2 में से एक घटाइएगा, कितना आएगा, 1। 3 वर्ब है, 3 में से एक घटाइएगा, कितना आएगा, 2। यानी जितने वर्ब होंगे उससे एक कम कंजंक्शन होगा। ठीक, तो जब कंजंक्शन तो बाद में जानेंगे ना, पहले तो ये पता लगा कि वर्ब कितने हैं। अगर किसी भी वाक्य में एक से ज़्यादा वर्ब मिल गए तो मान के चलिए कि आपको एक कंजंक्शन मिलेगा, और वो कंजंक्शन ही दोनों सेंटेंस को ब्रेक करेगा। या यूँ कहिए दोनों को जोड़ा है, या वही दीवार है जो, मान लीजिए मैंने एक हॉल बनवा दिया, ठीक, सिंगल हॉल, फिर मैंने बीच में देखा कि मुझे रूम्स की ज़रूरत है, तो मैंने एक दीवार बना दिया, तो एक छोटा रूम क्रिएट हो गया, लेकिन अभी भी उधर एक बड़ा सा हॉल बचा हुआ है, हॉल का एक बड़ा सा पार्ट। फिर मुझे लगा कि एक और रूम बनाना चाहिए, मैंने थोड़े दूर के बाद एक और दीवार लगा दिया। अब जरा गौर कीजिए, इस दीवार ने या तो इन दोनों को सेपरेट कर दिया, या यूँ कहिए ये दीवार ही है जिसने इसको क्या किया है, 2 अलग अलग रूम को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। कनेक्ट मतलब कि ये पता रहा है कि हाँ जी ये दोनों एक ही के हिस्से हैं, क्योंकि एक सिंगल दीवार है। तो कंजंक्शन कनेक्टर है, 2 को आपस में जोड़ता है, या यूँ कहिए कि वहीं से पता चलता है कि ये दोनों क्या है, सेपरेट है। इसका सब्जेक्ट वर्ब इधर मिलेगा, उसका सब्जेक्ट वर्ब उधर मिलेगा। तो जैसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि आपका सेंटेंस बड़ा होता है, तो आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है खड़ी पाई या फुल स्टॉप। उस खड़ी पाई में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो केवल फ्रेजेस होंगे, वर्ब एक ही होगा। ऐसा मिलता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा, मैं नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ शाम के 6 बजे बैठा था। तो नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ शाम के 6 बजे, ये क्या है, फ्रेज है। लेकिन मैंने कहा मैं नदी के पास बैठा था और मेरे दोस्त मेरे से बात कर रहे थे, और हम लोग अपने आगे के फ्यूचर के प्लान के लिए क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। अब और लगा के मैंने क्या किया, वाक्य को बड़ा किया, लेकिन अब जान जाइए कि उसमें जितने छोटे छोटे टुकड़े हैं सब अपने आप में एक वाक्य जैसे ही हैं, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉज। तो जब भी आपको ऐसे वाक्य मिलते हैं बड़े, तो आपको सबसे पहला तो ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका सेंटेंस फिनिश कहाँ हो रहा है, ये सेंटेंस कहाँ फिनिश हो रहा है। ठीक, अब आ जाइए इस सेंटेंस में वर्ब पहचानने की कोशिश करते हैं। आप सब जानते हैं ना, है था गा रहेगा तो हम लोग वर्ब पहचानेंगे, या आ ए ई वगैरह रहता है तो वर्ब पहचानते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका वर्ब यहाँ पे मिला, उसके बाद यहाँ ये भारत 1947 में आज़ाद हुआ, एक वर्ब ये आपका है, लेकिन इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, एक वर्ब आपका ये है, और एक तब से यह एक लोकतांत्रिक देश है, तीसरा वर्ब। लेकिन तीनों वर्ब के बाद खड़ी पाई क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंबाइंड इन्फॉर्मेशन है। क्या ये कंबाइंड इन्फॉर्मेशन, और यही तो सबसे बड़ा टेंशन है सीखना। एक सिंगल वाक्य का ट्रांसलेशन तो कोई सीख जाता है, कोई बना लेता है, लेकिन बड़ा वाक्य का ट्रांसलेशन करना, क्यों बड़ा वाक्य का ट्रांसलेशन करना, क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे लेख लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, या कोई भी समरी वगैरह, कोई स्टोरी कुछ भी लिखते हैं, न्यूज़ लिखते हैं, तो आप छोटे छोटे टुकड़े में वाक्य थोड़ी लिखते हैं, पूरी पूरी बात लिखते हैं। उस पूरी बात में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, तो वहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि सेंटेंस में उन फ्रेगमेंट्स को अलग करना, जिन फ्रेगमेंट्स को हम लोग क्लॉज के नाम से जानते हैं। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सेंटेंस है, लेकिन इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। पहला फ्रेगमेंट ये देखिए, यहाँ पे एक कंजंक्शन मिला, इस कंजंक्शन ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है। दूसरा फ्रेगमेंट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से, फिर तीसरा देखिए ये आपको कंजंक्शन मिला, और फिर तीसरा फ्रेगमेंट यहाँ से शुरू हुआ। अब जरा गौर कीजिए, 3 वर्ब है तो कितने कंजंक्शन है, 1 और 2। मैंने यहाँ बताया ना, वर्ब -1। अब आपको क्या करना, अब यहाँ पे आप आ जाइएगा वर्ड ऑर्डर के फॉर्मेट में, जितने पार्ट में आपने बांट दिया, यानी जितने उतने को बना दीजिए, और तब उसका कंजंक्शन जहाँ पे था, यानी इस लेकिन को आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बट, तब से को क्या लिखेंगे, सिंस देन, क्या लिखेंगे, सिंस देन, तब से। ठीक, इसके बाद आप अलग अलग सेंटेंस को बना लीजिए। अब अलग अलग सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्ब पहचानना है। आज़ाद हुआ, कौन आज़ाद हुआ, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। कब आज़ाद हुआ, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। अब आप समझते हैं वर्ड ऑर्डर में क्या करना होगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस या बिकेम फ्री, कई तरीके से बना सकते हैं, इन 1947, एक वाक्य बन गया यहीं से। उसके बाद आप कंजंक्शन यूज कीजिए बट,
मैंने क्या बोला कि जब भी बड़े वाक्य हो तो आपको क्या करना है, उसको पहले देख लेना है कि उसमें क्या एक से ज़्यादा वर्ब है, एक से ज़्यादा वर्ब है तो उतने उतने दूर का ही बनाएंगे। अच्छा, ये भी हो सकता था कि इसके बीच में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कई सारे फ्रेजेस डाल दिए होते। इंडिया 1947 में काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद आज़ाद हुआ, तो काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये एक फ्रेज है, हमने इसमें आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, या इंडिया बिकेम फ्री इन 1947 आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल। यानी सेंटेंस का जैसा शुद्ध बनावट होगा, लेकिन वो जितने भी शब्द होंगे वो इसी के बीच में आएंगे, इसको हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ये हॉल था तो हमने रूम बनाया, तो जो भी, मान लीजिए ये मेरा रूम है, बगल में मेरे भाई का रूम है, उसके बगल में मेरे माता पिताजी का रूम है, तो जो भी मुझे जो भी करना होगा, मुझे अपना जो सामान लगाना होगा, मुझे अपना जो डेकोरेशन करना होगा, मैं इसी दायरे में करूँगा। मुझे इसमें से जो भी निकाल के बाहर फेंकना होगा, जो भी लाना होगा, मैं इसी दायरे में करूँगा, इसके बाहर मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। समझ में आई बात? तो उसी तरीके से इस सब्जेक्ट से लेकर इस वर्ब के बीच में जो भी फ्रेज वगैरह जो भी आएगा वो इसी में यूज होगा, आप इसको जंप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास ज़्यादा सामान है, मैं भाई को कहे थोड़ा अपना सामान कम करो, हम रखेंगे उसमें, इसमें का कुछ उसमें नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब स्कूल में जा रहे हैं, मेरा कॉपी किताब ज़्यादा हो गया तो हम अपने दोस्त को कहेंगे अपना किताब फेंको, निकालो उसमें से, मेरा रखो, ऐसा नहीं होता है। ठीक, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको यही कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपना कंधा टिका दो, हमारा भारी ज़्यादा लग रहा है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमने इसका स्टार्ट किया, इसका, क्योंकि एक और बात यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, प्रोनाउन वाला। क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस में प्रोनाउन हम लोग अगर इंडिपेंडेंट रहता है तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ और सिखा दूँ मैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको बहुत फायदा करेगा। सेंटेंस अरेंजमेंट नाम का एक आता है सेगमेंट, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, आप जरा एक बात बताइए, किसी प्रोनाउन से वाक्य कब शुरू होता है? बिल्कुल, जब उसका नाउन ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा चुका हो तभी हम। अच्छा, मान ली मैंने कहा अरे वो कल मुझसे मिलने आया था, इतना बोल दिया, आप समझ गया कि वह कौन है। ये वह कौन है, ये तो आपको समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि मैंने ये तो उसके पहले चर्चा ही नहीं किया है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अरे तुम उस दिन उस लड़के से मिले थे ना जो मेरा दोस्त था, वो कल मुझसे मिला है, तो अब आप समझ गए कि वो कौन है, वो लड़का जो मेरा दोस्त था। समझ में आई बात? तो जब भी प्रोनाउन, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको और मिलेगा कि यदि पहले वाले वाक्य में किसी नाउन के बारे में बात हुई है और अगले वाले सेंटेंस में उसी नाउन के बारे में हम रिपीटेशन कर रहे हैं तो उसका प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा बताइए, इसका संविधान, किसका संविधान? भारत का। क्या लिखेंगे यहाँ पे जी? भारत का। अब जरा मुझे एक बात बताइए, भारत एक सजीव है, नॉर्मली ये देश का नाम है, तो इस निर्जीव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इट। और का के लिए इसमें लगा देंगे एस। इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे क्योंकि इट्स, ये वाला इट्स का मतलब होता है इट इज, ये इट्स इज इक्वल टू इट इज, तो यहाँ पे ये वाला इट्स नहीं लगाएंगे। जैसे राम में राम्स, बॉय में बॉयज लगाते हैं एपोस्ट्रोफी, इसमें ये नहीं लगाएंगे, इसमें ये रहेगा। ठीक है, अब बनाइए तो इसको, इसका संविधान, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट हो गया, लागू हुआ। लागू हुआ का क्या होता है? केम इनटू फोर्स, केम इनटू एग्जिस्टेंस या इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अब कैसे पता चला? इसको हम सब्जेक्ट मान लिए, ये हमारा वर्ब है और ये मेरा क्या है? टाइम है। और आपको, आप सब जानते हैं कि हम लोगों को कहाँ क्या रखना है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर MPT। अब आइए आखिर, तब से। तब से को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सिंस देन। यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिएगा, यदि ये तब से नहीं होता और ये वाक्य ऐसे लिखा जाता, यह एक लोकतांत्रिक देश है, इसका ट्रांसलेशन बनाइए तो इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन तब, अच्छा अगर इसको मैं कहूँगा भारत 1947 से एक लोकतांत्रिक देश है, कैसे होगा? इंडिया हैज़ बीन अ डेमोक्रेटिक कंट्री सिंस 1940, इंडिया हैज़ बीन अ डेमोक्रेटिक कंट्री सिंस 1950। समझ में आई बात? ये हैज़ बीन कहाँ से आ गया? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, आप लोग भूल गए। समय प्लस से लगने का मतलब क्या है? अगर इंडेफिनिट में होगा तो परफेक्ट में, और कंटिन्यूअस में होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह एक लोकतांत्रिक देश है, ये एक सिंपल सेंटेंस है ना, इसमें रहा चुका तो नहीं लगा है, रहा रही लगा होता तो कंटिन्यूअस होता। तो एक बात बताइए, देश होना कोई कार्य तो है नहीं, और मैंने आपको क्या बताया कि जब तक कोई कार्य ना हो तब तक कंटिन्यूअस में नहीं हो सकता। बिना एक्शन के आप कंटिन्यूअस में कैसे हो जाइएगा बताइए? तो देश होना कोई एक्शन है नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है, इंडेफिनिट सेंटेंस है, और इंडेफिनिट सेंटेंस में समय प्लस से लग जाएगा, तब से, तो किस में चला जाएगा? इंडेफिनिट से जंप करके परफेक्ट में। और सेंटेंस यदि इज सिंपल में है तो इसका परफेक्ट क्या होता है? हैज बीन। यदि आर परफेक्ट में है तो इसका परफेक्ट क्या होता है? आर अगर इंडेफिनिट में है तो हैव
बीन। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप इसको अब इसको कैसे बनाएंगे, यह के लिए क्या लिखेंगे, दिस, और है के लिए क्या लिखेंगे, हैज बीन। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है। अभी चूंकि आपको हो सकता है समझ में आए भी नहीं भी आए, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, फिर तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे ही। तो दिस हैज बीन एक लोकतांत्रिक देश और डेमोक्रेटिक कंट्री, और टाइम कहाँ लिखते हैं जी, नहीं तो ये अगर इसको आप कंजंक्शन मान लीजिए तो शुरू में ही लिख दीजिए, सिंस देन इट हैज़ बीन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप दिस लिखिए चाहे इट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई ना बात। तो ये आपको कहाँ क्या चीज़ सीख रहे, आप लोग अभी सीख रहे थे कि जब भी आपके पास एक से ज़्यादा सेंटेंस मिल के एक बड़ा सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो आपको हर सेंटेंस का वर्ब पहले आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। उस वर्ब का सब्जेक्ट, उस वर्ब का टेंस, उस वर्ब का टाइम, उस वर्ब का प्लेस, उस वर्ब का मैनर, सब कुछ उसी के भीतर होगा। आप उसको जंप करके दूसरे सेंटेंस में प्रवेश नहीं करेंगे। समझ में आई बात। चलिए अब आ जाते हैं अपने मूल काम पे। समझाने वाला कार्यक्रम हो गया, अब मैं आगे वाले पॉइंट्स को आप लोगों को बताता हूँ। चलिए स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा क्रिया के बारे में कि पहले क्रिया पता लगाइए, क्रिया का के बाद उसका क्या पता लगाइए, टेंस पता लगाइए। टेंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोग सीख चुके हैं, इंग्लिश का टेंस और हिंदी का टेंस अलग अलग कैसे होता है। कुछ उसमें चीज़ें हम लोग अभी और सीखते, जैसे एक चीज़ सीखिए आप लोग कि एक्शन वाले वर्ब और दूसरे, जैसे मान के चलिए हम लोग लिखिए, ऐसे देखिए, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ एम टीचिंग, इसका मतलब ये एक्शन है, और एम अ टीचर ये एक्शन तो नहीं है। एक और एम टॉट, ये 3 कैटेगरी है। और आपको कंफ्यूजन ये होगा कि अगर हम लोग सेंटेंस में टेंस पहचान रहे हैं तो एम के बाद क्या रहेगा तो क्या मानेंगे और क्या रहेगा तो क्या नहीं मानेंगे। इस बात को थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूं। जैसे एम टीचिंग है तो टीच करना एक्शन होता है, एम टॉट में भी टीच करना एक्शन होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक, याद रखिएगा। इज एम आर, वॉज वर, बी बीन बीइंग। बीइंग एक्सेप्शन कैसे, बीइंग को छोड़ दीजिए, बीइंग भी रहेगा, वैसे बीइंग को रखिए, बाद में समझ में आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या कहे जाते हैं जी, ये सारे कहे जाते हैं बी वर्ब। क्या कहे जाते हैं, इसके साथ ये सब चीज़ जान लीजिए, क्योंकि आप लोगों को फिर कंफ्यूजन होगा ट्रांसलेशन बनाने में। इसके बाद क्या क्या आ सकता है, देखिए इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ सकता है। क्या आ सकता है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है। इसके बाद नाउन इत्यादि आ सकते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि किस किस स्थिति में हम किसे कैसे टेंस पहचानेंगे। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब यूज होगा तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, और सिर्फ बताएंगे प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। जैसे देखिए मान लीजिए एम के बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पे, टीचिंग, तो ये एम हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है। इसका काम सिर्फ ये बताना है कि मैं प्रेजेंट हूँ कि पास्ट हूँ कि मैं फ्यूचर हूँ। मैं नॉर्मली ग्रामर वाला जब टेंस पढ़ाऊंगा तो उस समय और क्लियर होगा, अभी ट्रांसलेशन के लिए बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ। ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम सिर्फ टाइम बताना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और मेन वर्ब का काम है आपको स्टेट बताना, इंडेफिनिट में हूँ, कंटिन्यूअस में हूँ, परफेक्ट में हूँ या परफेक्ट कंटिन्यूअस में हूँ। समझ में आ रही है बात। अब देखिए अगर मान लीजिए मैंने इन दोनों में से किसी एक को चेंज किया तो क्या होगा, अगर इसको चेंज करूंगा तो सिर्फ टाइम बदलेगा। एम की जगह वाज लगा दूंगा तो प्रेजेंट से होकर क्या हो जाएगा, पास्ट। वाज हटा के विल भी लगा दूंगा तो प्रेजेंट से, पास्ट से हो जाएगा फ्यूचर। ये क्या करेगा, इसमें आईएनजी छोड़ के बाकी को चेंज करूंगा तो सिर्फ वर्ब बदलेगा। एम टीचिंग की जगह एम प्लेइंग लिख सकता हूँ तो स्टेट वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ काम बदल जाएगा। प्लेइंग की जगह जंपिंग लिख दूंगा, स्टेट वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ काम बदल जाएगा। अब आपको एक चीज़ समझना है, यदि इस आईएनजी वाले वर्ब के पहले मैंने कोई भी वर्ब यानी इनमें से कोई यूज ही नहीं किया है, ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, यहाँ लिखा था मैंने क्या, आई एम टीचिंग, यही लिखा था ना। देखिए एग्जाम्पल समझिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और एक वाक्य लिखता हूँ मैं, आई लाइक टीचिंग, क्या लिख रहा हूँ, ठीक। अब बताइए ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट, और ये क्या बता रहा है, कंटिन्यूअस। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या बताते हैं, कंटिन्यूअस। तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब।
अभी अभी मैंने आपको एक बात बताया कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। लेकिन एक चीज़ बताइए, तो यहाँ पे टीचिंग और लाइक ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे तो इज एम आर है नहीं, तो टाइम कौन बताएगा? तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि ये जो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है बिना बी वर्ब के आएगा तो इसे वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे ही नहीं। ये आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ये बिना बी वर्ब के आएगा तो इसे हम लोग वर्ब की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो फिर किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको रखेंगे नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? वर्ब का ही एक पार्ट है नॉन फाइनाइट, जो ये बताता है कि वर्ब कब कब वर्ब का काम नहीं करते हैं, और वर्ब का काम नहीं करते हैं तो किस चीज़ का काम करते हैं। ठीक, देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब नाउन का काम कर सकता है, तब इसे हम लोग जीरंट कहते हैं। इसके बाद ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम कर सकता है, तब इसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब आप सोचिएगा कि यहाँ पे ये किस चीज़ का काम कर रहा है भाई? वर्ब का काम नहीं कर रहा है। तो अगर मान लीजिए इसको मैं हटा दूँ और मैं लिखूँ आई लाइक क्रिकेट, लिख सकता हूँ कि नहीं? मैं ये बताइए, आई लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट नाउन है कि नहीं है? तो उसी तरीके से इसको रिप्लेस करके हमने यहाँ क्या लिख दिया? टीचिंग, यानी जैसे ये नाउन था वैसे ये भी नाउन है। ठीक, तो इस टीचिंग में और इस टीचिंग में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब है लेकिन ये नाउन है। कैसे पता चला? इसमें इज एम आर था, इसमें इज एम आर नहीं था। अब इसका टेंस का निर्धारण कैसे होगा? तो इसका टेंस का निर्धारण इन दोनों से होगा, लेकिन इसका टेंस का निर्धारण इससे होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो वर्ब है नहीं, और टेंस होता किसका है? वर्ब का ना। तो वर्ब ही नहीं है तो फिर इसका टेंस क्या होगा? फिर टेंस किसका होगा? और इसमें तो ना आईएनजी नहीं ना लगा है, तो जब आईएनजी नहीं लगा है तो ये ना कंटिन्यूअस हो सकता है और ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो वाक्य कंटिन्यूअस में नहीं है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे हो सकते हैं जब उसमें आईएनजी नहीं है? तो फिर आपके पास दो ही ना ऑप्शन बचा, या तो इंडेफिनिट होगा नहीं तो परफेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी ये मैं अभी केवल आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। ये लाइक का कौन सा फॉर्म है? V1, V3 तो लाइक होता है, और परफेक्ट होने के लिए आपके पास वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि जो मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया है, मतलब वर्ब फॉर्म लिखवाया है इंग्लिश में, वहाँ पे आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। लाइक बी वर्ब के बाद V4 रहेगा तो वर्ब मानेंगे इसको, और नहीं रहेगा ये रहेगा अकेले, तो सिर्फ इसी के आधार पर हम लोग टेंस का निर्धारण करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? एम टीचिंग, एम और टीचर। अब जरा गौर कीजिए, टीचर वर्ब है क्या? तो एम और टीचर में फिर वर्ब आपके पास कितना है? एक। ठीक, तो इसी के आधार पर टेंस का निर्धारण होगा, या यूँ कहा जाएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। और एम टॉट, ये एक और चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। ये तो बी वर्ब है ना, बोलिए। और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V3। कोई कह सकता है V2 भी, तो मैं आपको बता दूं V2 और V5 दो ऐसे रूप हैं जो हमेशा अकेले आते हैं, इसके पहले कोई दूसरा वर्ब आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये B प्लस क्या है? ठीक, यहाँ पे लिखा है ना, बी वर्ब के बाद मैंने क्या लगाया है? B प्लस V3 का कॉम्बिनेशन पैसिव होता है। क्या होता है? ये पैसिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है ये? पैसिव वर्ब। और पैसिव वर्ब में भी हम लोग टेंस का निर्धारण इससे नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बी वर्ब के आधार पर करते हैं। यानी V3 के ठीक पहले जो बी वर्ब लगा होगा उसका जो रूप होगा उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? टेंस का निर्धारण करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में तो पढ़ेंगे कहाँ पे? वर्ब और टेंस में, ग्रामर में। अभी हम लोग ट्रांसलेशन की चीज़ें सीख रहे हैं। तो आप लोग एक चीज़ दिमाग में रखिए कि अब आप लोगों को मैं सब्जेक्ट की तरफ ले चल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वॉइस पहचानवाने के लिए। क्या पहचानवाने के लिए? वॉइस। वहाँ पे इसकी चर्चा फिर से होगी। और फिर मैं पैसिव वॉइस का टेंस और एक्टिव वॉइस का टेंस ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्टिव वॉइस में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म क्या होता है, तो पैसिव वॉइस में कैसे होगा। ठीक, और इसके बाद याद रखने का आसान तरीका भी बताऊँगा। तो स्टेप 1 आप सीख चुके हैं। ठीक, पिछले क्लास में स्टेप, अभी इतना सारा ओवरव्यू था, बस केवल पिछले क्लास के आधार पर अभी मैंने आपको बताया। अब आज वाला शुरू करता हूं मैं। स्टेप 1 में आपने सीख लिया वर्ब, और वर्ब से क्या पता लगाना? टेंस पता लगाना। ठीक, इसमें आप हिंदी के भी टेंस पता लगा सकते हैं, हिंदी वाक्य से हिंदी का टेंस और इंग्लिश वाक्य से इंग्लिश का टेंस, और आपको कंपेयर करना है हिंदी वाक्य में उसी टेंस को कैसे लिखा जाता है और इंग्लिश वाक्य में उसी टेंस को कैसे लिखा जाता है। कंपेयर करिए, और सिर्फ आप क्या कीजिए? वर्ब जो क्रिया हो रही है उसका वर्ब आप उसके साथ जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब आ जाइए, आज स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 होता है वर्ब के बाद सब्जेक्ट पहचानना। क्या पहचानना है? सब्जेक्ट पहचानते ही आपको दो फायदे मिलेंगे। आपका वॉइस भी पता चल जाएगा कि सेंटेंस किस वॉइस में है।
अब ये बड़ा यूनिक चीज़ है, लोग बड़ा कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सब्जेक्ट से वॉइस का क्या कनेक्शन है या कैसे पता है। तो भाई सब्जेक्ट से ही वॉइस का कनेक्शन होता है। कैसे होता है, एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब जरा गौर कीजिए, अगर आप एक्टिव से पैसिव बदलना जानते हैं तो क्या करते हैं। ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, और ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। दो चीज़ों से पता चल रहा है, पहला कि हमारा जो वर्ब है बी प्लस बी थ्री में नहीं है, और अभी मैंने बताया ना कि पैसिव का मतलब वर्ब किस में होना चाहिए, बी प्लस बी थ्री। बी प्लस बी थ्री का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तो उसको हम पैसिव में लेंगे ही नहीं। ठीक, अब आ जाइए, हम लोग क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं यहाँ पे और इसको ले आते हैं यहाँ पे। एक तो बात यहीं पे सिद्ध हो जाती है कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वही कहाँ लिखा रहता है, सब्जेक्ट की जगह, इंग्लिश। अब बताइए एम के हिसाब से, आई इंग्लिश के हिसाब से एम किस में चेंज हो जाता है, इज में, और ये आई यहाँ पे चलाता है बाई मी। ये जो आपका वर्ब है यही बी प्लस बी थ्री में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ ना, तो बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ लिखेंगे। और फिर इसका ये जो वर्ब, देखिए फॉर्म को हम लोगों ने किसके साथ जोड़ दिया, बी के साथ, और वर्ब को कहाँ लेके चले आएंगे, बी थ्री में। समझिए इस चीज़ को मैंने क्या किया, जो इसका फॉर्म है ये जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म को किसके साथ जोड़ देंगे, बी वर्ब के साथ, और जो वर्ब होगा यानी एक्शन प्लस फॉर्म। ठीक, ये जो मेन वर्ब है ये दो चीज़ें होती हैं ना, एक होता है एक्शन और एक होता है फॉर्म। एक्शन क्या है, टीच, और फॉर्म क्या है, बी फोर। तो हम लोग बी वर्ब को किस में लिख देंगे, बी फोर में, और एक्शन को किस में लिख देंगे, हाँ आओ तो नहीं, चलिए। तो एक्शन को हमने किस में लिख दिया, सॉरी एक्शन को किस में लिख दिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने फॉर्म को किस में जोड़ दिया, बी वर्ब में, और ये क्या बन गया, पैसिव। अब इसको ट्रांसलेशन में करके देखते हैं। चलिए मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, सॉरी हिंदी में। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो कौन पढ़ा रहा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और मैं क्या काम कर रहा हूँ पढ़ाने का। चलिए, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। इन दोनों वाक्यों में ध्यान दीजिए, इसमें मैं था ना पहले, और इसमें क्या था पहले, इंग्लिश। इसमें भी देखिए, इसमें मैं है पहले, इसमें क्या है। अब इन दोनों वाक्यों में ऐसा क्या अंतर है जिससे हम एक बार में पहचान जाएंगे कि एक्टिव में है कि पैसिव में। तो एक्टिव और पैसिव पहचानने का आपके पास एक बहुत बड़ा जरिया है, कौन। क्या जरिया है, जिस वाक्य में कौन का उत्तर मिलेगा वो एक्टिव में होगा, जिस वाक्य में कौन का उत्तर नहीं मिलेगा वो एक्टिव में नहीं होगा बल्कि किस में होगा। चलिए, कौन पढ़ा रहा है, मैं, तो कौन का उत्तर मिल गया ना, ये किस में है, एक्टिव में। इस वाक्य को ध्यान से देखिए, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, ये हमें भी पता है कि कोई ना कोई पढ़ा रहा होगा, अंग्रेजी अपने आप तो चल नहीं रही होगी, लेकिन इस वाक्य में बताया गया है क्या कि कौन पढ़ा रहा है। अब यहाँ देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट में मौजूद हूँ, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, में कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो अब आइए पूछिए, तो क्या पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी। और इसमें भी देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी, और यहाँ पे शुरू में क्या है, इंग्लिश, यानी कि क्या पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। तो जब सेंटेंस के शुरू में जो कौन होता है यानी सब्जेक्ट होता है वो मौजूद नहीं होगा तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस किस में है, पैसिव में। तो फिर पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखा जाता है, तब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, क्या और किसे। अब आप सोचेंगे कि क्यों, क्योंकि भाई पैसिव में हम लोग ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं, और हमारे ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, क्या और किसे, और सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है। तो जब सब्जेक्ट होगा तो एक्टिव में, और सब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव में, और पैसिव में हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी क्या और किसे को। समझ में आई बात। तो जब भी आप सब्जेक्ट पहचान जाएंगे तो सब्जेक्ट से पूछिए कि ये कौन का उत्तर है, क्या का उत्तर है, या किसे का उत्तर है। यदि कौन का उत्तर मिल गया तो एक्टिव वॉइस, और जो मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को वर्ब का फॉर्म, कि एक्टिव वॉइस में कौन से टेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म यूज किया जाएगा, इसमें अंतर बस एक ही जगह आएगा। उसमें वर्ब का फॉर्म पैसिव में बदलता नहीं है, सिर्फ एक चीज़ बदल जाता है, जो मेन वर्ब होता है उसको हम लोग बी प्लस बी थ्री में लिख देते हैं। समझ में आई बात। तो सब्जेक्ट से हमें क्या पता चल जाएगा, एक्टिव और पैसिव। कैसे पता चल जाएगा, वाक्य से पूछिए कौन, अगर उत्तर मिल गया तो एक्टिव, नहीं मिला तो पैसिव। ठीक,
चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, कौन का उत्तर मिलेगा तो एक्टिव, और कौन का उत्तर नहीं मिलेगा, क्या और किसी का सिर्फ उत्तर मिलेगा तो पैसिव। अच्छा एक चीज़ और है, यदि तीनों का उत्तर मिल रहा है या इसका इसके अलावा इनमें से भी किसी का उत्तर मिल रहा है तो भी एक्टिव में ही होगा। क्यों? क्योंकि उस समय ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये लोग ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। ये नहीं होगा तो इनमें से किसी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। समझ में आई बात? अच्छा अब आ जाइए, एक चीज़ ये तो पता चल गया ना कि हमने, अच्छा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन या तो प्रोनाउन होता है। हम लोग पहला प्रेफरेंस किसको देते हैं? वर्ड ऑर्डर में प्रोनाउन को। प्रोनाउन मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नाउन खोजेंगे। अब इसके और एक्टिव और पैसिव के वर्ब फॉर्म में क्या अंतर होता है? अभी मैंने बताया ना बी प्लस बी3 का, यानी देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये एक्टिव में भी होगा और पैसिव में होगा। अंतर बस ये होगा कि पैसिव में इस मेन वर्ब को हम लोग किस में तोड़ देंगे? बी प्लस बी3 में। ठीक, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक्टिव का वर्ब क्या है जी? V1। ठीक, तो इसकी जगह पैसिव का वर्ब लिखा जाएगा इज एम आर प्लस V3। अब आप पूछ रहे होंगे कैसे? तो बी वर्ब का V1 क्या होता है? इज एम आर होता है। अगर एक्टिव वर्ब होगा V2 तो पैसिव वर्ब उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा? वॉज वर प्लस V3। ठीक, अगर एक्टिव वर्ब होगा V3, हम सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब तो वही रहता है। यदि एक्टिव वर्ब क्या होगा? V3, तो इसको हम पैसिव में क्या लिखेंगे? बीन प्लस V3। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बी का V3 बीन होता है। अच्छा एक्टिव वर्ब होगा V4, तो ये क्या लिखेंगे? बीइंग प्लस V3। यदि एक्टिव वर्ब होगा V5 तो इसको लिखेंगे इज एम आर प्लस V3। चलिए एक्टिव वर्ब अगर होगा 2 प्लस V1 क्या होगा? एक्चुअली 2 प्लस V1 वर्ब होता नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन में कभी कभी मिल जाता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2B प्लस V3। अगर एक्टिव वर्ब में होगा मॉडल वर्ब प्लस V1 क्या होगा? मॉडल वर्ब, विल, शैल, कैन, कुड, ये सब। तो पैसिव वर्ब इसकी जगह क्या लिखा जाता है? मॉडल प्लस बी तब V3। चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक, अच्छा वर्ब से भी हम लोग पता लगा सकते हैं सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। जैसे देखिए पढ़ा रहा है, ये एक्टिव में है, और इसकी जगह देखिए पढ़ाया जा रहा है। देखिएगा आपको खुद सिम्टम पता चल जाएगा कि कैसे अंतर हो रहा है। पढ़ा चुका है, इसको क्या लिखेंगे? पढ़ाया जा चुका है। अब आप दोनों चीज़ों में ध्यान दीजिए। हम अच्छा पढ़ाया, पढ़ा रहने दीजिए, पढ़ा, हाँ ठीक ठीक। अच्छा देखिए इसमें पढ़ा था तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा? या जा। इसमें भी पढ़ा था तो हमने एक्स्ट्रा क्या लगाया? अच्छा एक और लिखिए पढ़ाएगा, इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? पढ़ाया जाएगा। ठीक, आप इसको लिखिए पढ़ाता है, क्या लिखेंगे? पढ़ाया जाता है। ठीक, पढ़ाना चाहिए तो पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ा सकता है तो पढ़ाया जा सकता है। यानी वर्ब के अंत में क्या मिल रहा है? या, और वो जो इधर वाला है उसमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? जा, यानी बीच में ये बढ़ जा रहा है। अब ये थोड़ी कहीं रूल थोड़ी लिखा होता है, हम अंदाज़ा लगाते हैं इसी से। आप कोई भी वर्ब फॉर्म लिख के देखिए ना, ऐसा ही आपको मिलेगा। पढ़ाया तो पढ़ाया गया, पढ़ाया है तो पढ़ाया गया है, पढ़ा रहा था तो पढ़ाया जा रहा था। यानी वर्ब जो क्रिया है जिसमें से हम लोगों ने ना माइनस किया है, आप ऐसे समझ लीजिए ना माइनस किया था जहाँ से, वहाँ पे क्या जोड़ दिया? या, और ता रहा चुका के पहले क्या लगा दिया? जा। ठीक, तो जैसे पढ़ाना, तो ना हटाइए, माइनस कीजिए और इसकी जगह क्या लगा दीजिए? या। और ये जो ता रहा चुका होता है ना, ता रहा चुका, इसके पहले क्या लगा दीजिए? जा। यानी इस क्रिया के अंत में क्या जोड़िए? या, और इस ता रहा चुका के पहले क्या जोड़िए? जा, और ये हो गया पैसिव। तो सब्जेक्ट से भी पता लगा लेते हैं और वर्ब से भी पता लगा लेते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों का तो खेल है।
ठीक। और पैसिव होता क्या जी, ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता नहीं होती है, या यूं कहिए वहाँ सब्जेक्ट को डिस्कस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, हमारा सारा फोकस किस पे होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता नहीं है कि कौन पढ़ा रहा है, तो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो मैं कहूँगा ट्रांसलेशन पढ़ाया जा रहा है, टेंस पढ़ाया जा रहा है, ट्रिक्स बताए जा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड पर लिखा जा रहा है। आप जरा गौर कीजिए, जब सब्जेक्ट या तो अंडरस्टूड हो या उसको मेंशन करना, डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो ही ना, तब हम लोग सेंटेंस को किस में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस मार्केट में क्या क्या चीज़ें बिकती हैं ये तो सबको पता है कि दुकानदार बेचते होंगे, तो जो चीज़ें अंडरस्टूड है फिर उसको क्या करना है। अब थोड़ा सा इसको इंग्लिश वाले को उसमें देखा जाए। अब बताइए, पढ़ा रहा है, इसको 3 भागों में बांट दिया ना, इसको यहाँ से 3 भागों में बांटेंगे, या को इसके साथ जोड़े रहेंगे या को इसके साथ जोड़े रहेंगे, ठीक है। अब बताइए ये कौन सा टेंस है जी, रहा रही, और इसमें भी तो रहा रही है, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस, और है से प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है कि नहीं। अब आ जाइए, दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब फॉर्म क्या होता है जी, इज, एम, आर प्लस V4। तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, मैंने क्या बताया था कि पैसिव में सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब चेंज होगा, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। अब बताइए, ये एक्टिव का प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये पैसिव का प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक। अब आ जाइए, दोनों में तो इज एम आर कॉमन होगा कि नहीं होगा, बोलिए। हेल्पिंग वर्ब में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब आइए, V4 मतलब ING, पढ़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच, और इसका V4 क्या होगा, टीचिंग, यानी ये V4 है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टीचिंग, क्या लिखेंगे, वर्ब का कौन सा रूप है। अब बताइए पैसिव में V4 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग, टीच का V3 टॉट, ठीक। यानी हम जो एक्टिव से पैसिव में बदलते होंगे तब, या ट्रांसलेशन करते हैं, टेंस का फॉर्म वही होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म क्या होता है, इज एम आर प्लस V4। हमने लिख दिया एक्टिव में इज एम आर प्लस V4, लेकिन पैसिव में V4 के बदले क्या लिखते हैं, बीइंग प्लस V3। ये जितना देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये बी वर्ब का V1 है, ये बी वर्ब का V2 है, ये बी वर्ब का V3, ये बी वर्ब का V4। इसका मतलब ये है कि ये जो V4 है इसको हम लोगों ने कितने भागों में बांट दिया है, इसका जो फॉर्म है वो बी वर्ब में आ गया, और ये स्वयं जो वर्ब है वो किस में चला गया, V3। बस इतना याद रखना है। अब इसको भी करके देखते हैं, तो पढ़ा चुका है, ये कौन सा टेंस होगा, है से प्रेजेंट और चुका से परफेक्ट, और ये भी तो वही है ना। तो अब बताइए जरा, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज, हैव प्लस V3 होता है। अब जाइए, हैज, हैव और सॉरी, अब वर्ब लिखते हैं, हैज या हैव, और टीच का V3 क्या होता है, टॉट। अब आइए पैसिव में V3 की जगह क्या लिखना है, बीन प्लस V3। तो यहाँ क्या लिखेंगे पैसिव में, हैज, हैव प्लस बीन प्लस या बीन टॉट लिख देंगे, ठीक है। यानी जब भी आपको ट्रांसलेशन मिले तो आप वर्ब और सब्जेक्ट इन दो चीज़ों को खाली समझ जाइए, बाकी चीज़ों को तो समझने में कोई झंझट ही नहीं है, बाकी चीज़ें तो एज इट इज़। ऑब्जेक्ट की जगह सिंपल नाउन है वो लिखा जाता है, LY ज़्यादातर लगे हुए मैनर होते हैं। आपको एक और आखिरी चीज़ क्या सीखना होगा, टाइम और प्लेस। टाइम और प्लेस में प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल होगा, बस इतना समझ लेना है कि क्या रहेगा तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे। वो एक क्लास की चीज़ है, एक क्लास में उसको मैं क्या करूँगा, फिनिश कर सकता हूँ। पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये दिक्कत है कोई, जब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट मिल जाएगा तो हमें उससे भी पता चल जाएगा कि हमारा सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में, और वर्ब से भी हम पता लगा लेंगे कि हमारा सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। एक्टिव और पैसिव के वर्ब का टेंस अलग अलग नहीं होगा, टेंस एक जैसा ही होगा, पहचानने का तरीका भी एक जैसा ही होगा, इवन इंग्लिश का वर्ब फॉर्म भी एक जैसा ही होगा। अंतर बस कहाँ आएगा, मेन वर्ब में। जहाँ सिंपल मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे एक्टिव में, वहीं पे पैसिव में मेन वर्ब 2 टुकड़ों में रहेगा, बी प्लस V3। और ये चार्ट आपके काम आएगा कि एक्टिव में अगर मेन वर्ब V1 है तो पैसिव में उसी की जगह इज एम आर प्लस V3, V2 है तो वाज वर्ब प्लस V3। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब इज एम आर प्लस V3, तो इंग्लिश इज टॉट। ठीक, देखिए बोर्ड पे बताने से मतलब नहीं, बताने को तो आदमी बहुत कुछ बता सकता है, असली चीज़ है प्रैक्टिस।
तो इसके बाद अब जितनी चीज़ें बचेंगी, जैसे मान लीजिए प्लेस और टाइम बताना है, वो ये सब जैसे ही हम लोग फिनिश करेंगे फिर लंबा प्रैक्टिस करेंगे, टेंस पहचानने का प्रैक्टिस करेंगे, वर्ब को इंटरचेंज करने का प्रैक्टिस करेंगे, और फिर ये प्रैक्टिस करेंगे कि एक्टिव और पैसिव में बहुत सारे लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें से जो कुछ भी नोट करने लायक नज़र आ रहा है वो नोट कर लीजिए पहले।